मामला आ गया स्पीकर की कोर्ट में। स्पीकर के आईनी इख्तियारात हैं गेम चेंजर। हमने बहुत पहले से इस पर बात करनी शुरू कर दी। सिद्दीक ने 9 मार्च को यह कहा था कि ये मामलात अदालतों में आएंगे, ये मामलात स्पीकर के पावर्स के इर्द गिर्द घूमेंगे। स्पीकर की जो पावर्स है वो दर्देसर है अपोजिशन के लिए, और अपोजिशन इस मामले को अदालत में लाने में, एस्टैब्लिश करने में नाकाम हो गई है। ये एक बड़ी, मैं समझता हूं, हुकूमत के लिए आज अचीवमेंट। और आज की जो प्रोसीडिंग रेट्स में जस्टिस मुनीब अख्तर साहब के काफी अहम रिमार्क सामने हैं। सिद्दीक मैं चाहूंगी एक तो आप वो भी हाईलाइट करें, प्लस डिफेक्शन क्लॉज से मुतालिक जो सुप्रीम कोर्ट में माजी में जो बड़ा फैसला सामने आया था, मैं चाहूंगी आप आवाम के साथ वो भी शेयर करें। जी बिल्कुल मारिया, ये जो सुप्रीम कोर्ट का माजी में फैसला आया था वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आज का है वो अदील बड़ाई साहब ने तकरीबन चीज़ें बता दी हैं, और वाकई ये इंपॉर्टेंट था कि सुप्रीम कोर्ट ने ये वाज़ेह कर दिया है कि सुप्रीम कोर्ट किसी तरह भी जो पार्लियामेंट के अंदर के मामलात हैं, जो उनका अपना बिजनेस है, जो स्पीकर साहब जो हैं उनके जो इख्तियारात हैं उसमें मुदाखला नहीं करेगी। दूसरा, अदालत ने वो तमाम चीज़ें जो अपोजिशन उनसे लेने गई थी वो तमाम चीज़ें अटॉर्नी जनरल ने पहले ही इस तरह की गुफ्तगू की और इमरान खान साहब की जानिब से कमिटमेंट्स दी कि कोई उसके ऊपर डायरेक्शन या उसके ऊपर कोई हुक्म नहीं आ सका। अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान खालिद जवेद खान साहब क्या करने जा रहे हैं? वो ये करने जा रहे हैं कि वो एक तो उन्होंने ये वाज़ेह कर दिया है और उनका के वोट ये डालेंगे, हाँ वो वोट काउंट होता ही नहीं होता, ये स्पीकर की सवाबदीद है। अच्छा, वो अगर नहीं काउंट करते ये बाद में फिर मामला अदालतों में एक बार फिर आएंगे। दूसरा, उन्होंने जो आज जो अब उनका फोकस होगा अटॉर्नी जनरल का, वो सबसे ज़्यादा इस चीज़ के ऊपर होगा कि जो हॉर्स ट्रेडिंग करते हैं, जो डिफेक्शन करते हैं, जो ज़मीर बेचते हैं, जो बिक जाते हैं, जो गद्दारी करते हैं अपनी पार्टी से, जो अपने वोटर से गद्दारी करते हैं, आया उनकी पाकिस्तानी सियासत में कोई जगह आगे होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? उनकी नाअहली कितने अरसे के लिए होगी? 5 साल के लिए होगी, ताहयात होगी, क्योंकि 62(1)(f) के हवाले से आइन में नहीं लिखा हुआ कि नाअहली कितनी होगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जहाँ पर लिखा हुआ नहीं है वो ताहयात तस्वर होगी। अच्छा। यहाँ पर भी लिखा हुआ नहीं है, लेकिन एक फर्क जरूर है, ये ताहयात आप कह रहे हैं कि ये भी कंसिडर हो सकती है। बिल्कुल, ये दलाइल भी अटॉर्नी जनरल यही देंगे, लेकिन फर्क ये है कि वहाँ पे एक अदालत का डिक्लेरेशन होता है, यहाँ पे ज़ाहिर है अदालत का डिक्लेरेशन उस तरह से तो शायद नहीं होता, लेकिन फिर इसका एक और भी है कि साहब एक सवाल है, डिफेक्शन क्लॉज को अगर हम पढ़ें 63A, उसमें जब इसका इतलाक हो जाता है एक पूरा प्रोसेस है जिसमें जो पार्टी का सरबराह होता है वो एक डिक्लेरेशन भिजवाता है स्पीकर को। स्पीकर ने 2 दिन के अंदर अंदर वो इलेक्शन कमीशन को भिजवाना होता है, इलेक्शन कमीशन ने 1 महीने में फैसला करना होता है। उसके बाद आइन के जो सिद्दीक जान साहब अल्फाज हैं ना, वो ये हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, उसके बाद ये मामलात जब ये फाइनल हो जाते हैं वो सीट वैकेंट हो जाती है। उसमें लफ्ज डिस्क्वालिफिकेशन सिद्दीक साहब नहीं लिखा हुआ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जो माजी के फैसले हैं, क्या ये उसकी बुनियाद पे डिस्क्वालिफिकेशन फॉर लाइफ मांगी जा रही है? क्योंकि उसमें डिस्क्वालिफिकेशन का तो लफ्ज ही नहीं है, उसमें तो सीट वैकेंट हो जाएगी। इस पे जरा बता दें। जी बिल्कुल, आपने वैलिड एक पॉइंट आपने रेज किया है, लेकिन वो ये समझते हैं कि क्योंकि ये एक ऐसा पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए एक ऐसा नासूर है, एक ऐसी चीज़ है जो पाकिस्तान की जमहूरियत को कभी भी मुस्तहकम नहीं होने देगी ये चीज़। क्योंकि आज अगर पीपल्स पार्टी और नून लीग पैसा लगा रहे हैं, और पीपल्स पार्टी खासतौर पर लगा रही है, और वो पैसा लगा के इमरान खान की हुकूमत को गिरा देंगे, और जो बैरूनी कुव्वतों की बात हो रही है कि बैरूनी फंडिंग की बात हो रही है, फिर तो ये तमाशा बन जाएगा। 22 करोड़ का मुल्क है, न्यूक्लियर पावर है, आज एक सुपर पावर पैसे लगा के हुकूमत को घर भेज देगी, कल को कोई दूसरी जो सुपर पावर है, कोई और जो उसके मुकाबले में है, वो पाकिस्तान में उससे ज़्यादा पैसा लगा के पाकिस्तान की हुकूमत को घर भेज देंगे। पाकिस्तान इंपॉर्टेंट इसलिए है कि पाकिस्तान इस वक्त चाइना के साथ खड़ा हुआ है। CPEC पाकिस्तान का जो है वो BRI का हिस्सा है। अमेरिका हो, G7 कंट्रीज हो, एंटी चाइना तमाम कुव्वतें जो हैं वो इस BRI को रोकना चाहती हैं, और BRI का हिस्सा है CPEC। तो इस सारी सूरत हाल में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस चीज़ की का रास्ता बंद किया जाए कि कोई भी पैसा चलाए, पैसा चला के और वो लोगों के ज़मीर खरीद ले। अगर हमारी ब्रेक पे आपने जाना है, मैं इसलिए कहती कि ब्रेक पे जाने से पहले जरा जो माजी के जो फैसला डिफेक्शन क्लॉज मुतालिक वो जरा शेयर कर दें। जी बिल्कुल, ये मैं इसका बैकग्राउंड बता दूं कि ये फैसला कब आया था और क्यों आया था। बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जो हैं उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आई। उन्होंने तहरीक अदम एतमाद को नाकाम बनाने के लिए जो हथकंडे इस्तेमाल किए, जो पीपल्स पार्टी ने, इन्होंने प्लाट दिए, इन्होंने ज़मीर खरीदे, इन्होंने कर्जे दिए, इन्होंने जो है वो सरकारी एजेंसीज का इस्तेमाल किया, सरकारी इदारों का इस्तेमाल किया, बहुत सारी चीज़ें बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने की। उसके बाद सदर पाकिस्तान ने, गुलाम इसाक खान साहब ने, इनकी हुकूमत को 58(2)B के तहत घर भेज दिया। इन्होंने उस हुक्म को, सदर के उस हुक्म को चैलेंज किया लाहौर हाई कोर्ट में। लाहौर हाई कोर्ट ने उस फैसले को बरकरार रखा जो सदर का था, फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी बरकरार रखा। उस इनकी हुकूमत को घर भेजने की जो वजूहात थी उनमें एक बड़ी वजह हॉर्स ट्रेडिंग थी। कहा गया था कि इन्होंने तहरीक अदम एतमाद को नाकाम बनाने के लिए सरकारी वसाइल का इस्तेमाल किया, जमीन खरीदे लोगों के।
और सीक्रेट फंड से उस वक्त 7 करोड़ रुपए 2 दिन में निकलवा के खर्च किए गए थे, और वो 7 करोड़ आज के 7 अरब के मुतरादिफ हैं, बराबर हैं। अच्छा, इसमें 10 जजेस का ये फैसला है, वैसे 12 जजेस से, और ये है ख्वाजा अहमद तारिक रहीम केस, जो कि बेनज़ीर भुट्टो के एक वजीर थे, और उन्होंने चैलेंज किया था। 12 जजेस से टोटल, उनमें से 10 जजेस का ये फैसला है कि जो डिफेक्शन करना चाहता है वो इस्तीफा दे, घर जाए, दोबारा मैंडेट लेकर आए। इसमें जो उन्होंने अहम पॉइंट्स रेज किए हैं वो ये रेज किए हैं कि एक वोटर है, वो एक शख्स को, एक उम्मीदवार को उसके पार्टी मंशूर के ऊपर उसको वोट देता है, मैंडेट देता है, वो उस पार्टी के टिकट के ऊपर, उस पार्टी के मंशूर के ऊपर, उस पार्टी के वादों के ऊपर वोट लेके आता है, और फिर उसके बाद अगर आगे साल बाद वो डिफेक्शन कर जाता है, वो गद्दारी कर जाता है, वो छोड़ जाता है किसी भी वजह से, ये लिखा हुआ है फैसले में, जरूरी नहीं है कि ये साबित हो कि उसने पैसे लिए हैं, वो जब छोड़ जाएगा तो वो जो वोटर है जिसके मैंडेट के साथ उसने गद्दारी की है, क्या वो वोटर 4 साल इंतजार करेगा मजीद कि 5 साल मुकम्मल होंगे, 5 साल बाद में इसे बदला लूंगा? 4 साल वो आवाम जलील होती रहेगी, कुड़ती रहेगी कि हमारे मैंडेट के साथ इसने गलत किया है, और वो तो मजे करता रहेगा, वो मरात लेता रहेगा, वो फलता फूलता रहेगा। दूसरा जो इसमें जो सुप्रीम कोर्ट ने जो और जो अहम पॉइंट्स उठाए थे, उसमें उन्होंने यही कहा था कि ये सिर्फ इस्लाम में नहीं, इस्लामी रवायात में नहीं, इस्लामी माशरों में नहीं, जो सेकुलर माशरे हैं वहाँ पे भी इसको बड़ा जमहूरियत का तमस्खुर उड़ाने के मुतरादिफ समझा जाता है, ये मजाक समझा जाता है कि कोई भी अच्छा, अब यहाँ पे आप एक मिसाल देखें, इमरान खान के टिकट पे जो लोग इलेक्शन लड़े, इमरान खान का नारा क्या था? इमरान खान का एक ही नारा था, इमरान खान का नारा ये था, 25 साल से नारा था, उस वक्त तो 22 साल हुए थे, 22 साल से नारा था कि मैं आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ की करप्शन का एहतसाब करूंगा, मैं इन सबको जेलों में डालूंगा, मैं इनको रुलाऊंगा, मैं इनको नहीं छोड़ूंगा। ये एक नारा था इमरान खान का। अब मुझे बताएं, इस नारे पे पीटीआई को पड़ा वोट, जब वोट पड़ा और ये एमएनएस बने, आज ये उसी आसिफ अली जरदारी और मियां नवाज शरीफ साहब के साथ जा रहे हैं जिनके खिलाफ इमरान खान ने मैंडेट लिया है, जिनके एहतसाब के इमरान खान ने वोट लिया है, उन्हीं के साथ जाके ये मिल गए। और मैं मारिया कहूंगा प्रोड्यूसर साहब को कि कल जरा कोशिश करें, ये जो मुनहरिफ अरकान है ना, इनके जरा बयानात निकाले मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर, मतलब ऐसे ऐसे बयानात। अब वो क्या कह रहे हैं, वो अहमद डहर साहब, वो कह रहे हैं कि मैंने मुतालबा ये रखा था कि फलां फलां चीज़ों की कीमत आधी कर दें, मेरी तो ये शिकायत थी। अच्छा भाई, क्या अब नून लीग वो कीमतें आधी कर देगी? नून लीग तो पेट्रोल और डीजल की कीमतें कम करने पे एतराज़ कर रही है। वो कह रहे हैं हम हुकूमत बनाते पहला काम ये करेंगे कि हम जनाब ये पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ाएंगे, आलमी मार्केट में महंगा पेट्रोल और डीजल खरीद के सस्ता देना कहाँ की जो है वो इंसाफ है, मुशीयत के साथ तो कमर टूट जाएगी। दूसरा वो कह रहे हैं कि हम इस हुकूमत में करप्शन हुई है, हम करप्शन के खिलाफ जा रहे हैं। अच्छा, अब आसिफ अली जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब करप्शन खत्म करेंगे? वो तो कह रहे हैं कि हम इक्तदार संभालते ही सबसे पहला काम करेंगे नैब को खत्म करेंगे, दूसरा हम काम करेंगे ये पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ाएंगे। कोई उनके पास एजेंडा नहीं है, कोई उनके पास प्लान नहीं है। तो ये जो फैसला है इसमें बहुत सारी चीजें, क्योंकि नाजरीन स्क्रीन पर देख रहे होंगे, तो ये बहुत साहब आज जनाब जस्टिस मुनीब अख्तर साहब और जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब के अहम रिमार्क्स जो थे इनफरादी हैसियत और जमात के हकूक़ से मुतल्लिक, ये कहा गया बेंच की जानिब से कि जो सियासी जमात ज्वाइन करने के बाद इनफरादी हैसियत फिर नहीं होती वोट की, सियासी जमात के भी हकूक़ होते हैं, और इसमें अदालत बेनज़ीर और नवाज शरीफ के केसेस में बहुत सी चीज़ें करार दे चुकी है। इन मामलात को अगर ये जो आपने अभी बात की है माजी के फैसलों से जोड़ा जाए तो ये बात कहाँ तक जाती नज़र आती है? देखें अदील वड़ाई साहब, एक ना जब ये सेनेट इलेक्शन का मामला चल रहा था कि ओपन होगी या सीक्रेट बैलेटिंग होगी, उसमें एक अहम नुक्ता आया था और इजाजुल हसन साहब ने उसके ऊपर रिमार्क्स दिए थे, वो बहुत इंपॉर्टेंट थे। वो रिमार्क्स क्या थे? रिमार्क्स ये थे कि पीटीआई की बात कर लेते हैं। पीटीआई ने मैंडेट लिया, जिन एक मंशूर दिया, उस मंशूर के ऊपर उनको वोट पड़े, उनके एमएनएज बन गए। अब उन एमएनएज उन एमपीएज की तादाद के मुताबिक उनको सेनेट में मिलनी है नुमाइंदगी। अब बात यह है कि उस वक्त नुक्ता आया था कि अगर सेनेट इलेक्शन में ज़मीर खरीदे जाएं, हॉर्स ट्रेडिंग हो और इस तरह से डिफेक्शन कर जाएं लोग, इनके एमएनएज एमपीएज, वो जब डिफेक्शन कर जाएंगे, वो उधर चले जाएंगे, तो होगा क्या? कौमी असम्बली में पीटीआई की यानी इत्तेहादियों के साथ मिला के अक्सरियत है, वो एक कानून पास करेगी। वो आपको भी पता है वो कानून जाके फिर सेनेट से भी पास होना है। अब होगा क्या? वो पार्टी इधर कानून पास करेगी, और अगर यहाँ पर पैसा चला है, यहाँ पर हॉर्स ट्रेडिंग हुई है, या बगैर किसी वजह पे के भी डिफेक्शन कर गए थे लोग और सेनेट में उन्होंने अपनी पार्टी के खिलाफ वोट डाला था, सेनेट में अपोजिशन की तादाद ज्यादा हो जाएगी। जब सेनेट में अपोजिशन की तादाद ज्यादा हो जाएगी तो फिर कौमी असम्बली से जो बिल पास होगा वो वहां पे कैसे उसको जो है वहां से वो पास करवाएंगे, और इसी तरह से सूबों में जो मामलात हैं। तो ये वो पॉइंट था कि जब आप पार्टी के टिकट पे लड़कर आते हैं, फिर पार्टी के भी आप स्टेक्स होते हैं, पार्टी का भी आपको ऊपर हक होता है,
तो इमरान खान साहब के पास तहरीक जमात को नाकाम जाने के लिए कोई ऑप्शंस हैं अब की सिचुएशन है इसके अच्छा, बाद? इसके ऊपर ना सियासी, आईनी और कानूनी ऑप्शंस के ऊपर अगले सेगमेंट में बात कर लेंगे। बहुत अहम आपका पॉइंट है, लेकिन एक जुमला आखिर में ये कह दूं कि आज जब ये कहा ना वकील साहब ने कि जी लोकल बॉडीज इलेक्शन में सिटीजन के वोट के हवाले से आर्टिकल 17 और फलां आर्टिकल्स का जिक्र आया, तो उन्होंने मुनीब अख्तर साहब ने कहा कि वो एक आम शहरी है, यहाँ पे आप रुकने असेंबली की बात कर रहे हैं जो एक पार्टी के टिकट पे जीत के आए हुए, तो फर्क है दोनों। आज वहां पर क्या हुआ, क्या क्या अहम पॉइंट्स थे जो रेज हुए, और ऑपोजिशन क्यों मुतमईन करने में अदालत को नाकाम हुई है? देखें, जो अपोजिशन जमातें थी वो इस मामले को, स्पीकर के इख्तियारात के मामले को अदालत में लेकर आना चाहती थी। वो चाहती थी कि अदालत स्पीकर के इख्तियारात के हवाले से कोई डायरेक्शन दे, कोई फैसला दे, चीज़ें वाज़ेह हो जाएं। और तासुर क्या दे रही थी कि हुकूमत गैर आइनी तरीका इस्तेमाल करते हुए जो है वो इन लोगों को, जो मुनखरिफ अरकान हैं, जो इनके साथ मिल गए हैं, वो रोकने की प्लानिंग कर रही है। फिर डी चौक पे ताकत के जोर पर उन लोगों को रोकने के लिए बैरियर्स लगाए जाएंगे, ताकत का इस्तेमाल किया जाएगा। तो ये चीज़ें एस्टैब्लिश अपोजिशन कर रही थी, बार्स बुनियादी तौर पर कर रही थी इनके बिहाफ पे या खुद कर रही थी, लेकिन उसकी बेनिफिशरी अपोजिशन थी। अब 4 चीज़ें आज की समात में बड़ी अहम और दिलचस्प हुई हैं। आज हुकूमत बहुत स्मार्ट खेली है। अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद, उन्होंने बहुत स्मार्ट प्ले किया है, और ऐसे लग रहा था उस वक्त जब वो दलाइल दे रहे थे रोस्टम पर, तो बहुत से लोगों ने यह समझा कि जी खालिद जावेद साहब जब ये कह रहे हैं जी कि हम तो नहीं रोकेंगे मुनखरिफ अरकान को, तो जी हुकूमत तो बैकफुट पे चली गई है। हुकूमत जो है वो तो ये दावे कर रही थी हम 10 लाख लोग लेके आएंगे, हम इन लोगों को वोट नहीं डालने देंगे। लेकिन वो सियासी मैदान में हुकूमत का दावा था। हुकूमत सियासी मैदान में ये सब कुछ करने के बाद इस नहज पे मामलात लेके आई कि जो अपोजिशन है उन्हें सिंध हाउस वाला ड्रामा करना पड़ा, जो उन्हें महंगा पड़ गया। आगे जाके इस पे भी बात करेंगे। लेकिन आज अदालत में अटॉर्नी जनरल, जो कि वफाक के नुमाइंदे होते हैं, उन्होंने बिल्कुल मुख्तलिफ बात, और उससे हुकूमत को हासिल क्या हुआ? सबसे पहले तो अपोजिशन ये चाह रही थी कि जी अदालत कह दे कि डी चौक में ये जलसा ना करें। डी चौक में जलसा ना करने के हवाले से हुकूमत पहले ही प्लान कर चुकी थी। सदीक जान साहब को भी मैंने कहते सुना, इन्होंने भी सोशल मीडिया पर इस हवाले से खबर जो ब्रेक की, मैं इनका सुन रहा था सदीक जान साहब को, कि हुकूमत पहले से ही मामला डी चौक से कहीं और ले जाने का प्लान कर चुकी थी। इमरान खान ने गुज़िश्ता रोज ये कह दिया था, और आज खबर आ गई सामने कि मामला परेड ग्राउंड में ले जा रहे हैं। अदालत ने इस हवाले से कोई फैसला नहीं दिया, जो कि दचका होना था। अगर कोई ऐसा फैसला आ जाता, जी नहीं आप नहीं कर सकते, वो एक मोरल डाउन हो जाना था उनका। फिर इसमें सिंध हाउस में हमले, जो सिंध हाउस पर जो अटैक हुआ था, उससे मुतल्लिक ये ख्वाहिश थी अपोजिशन की या बार्स की भी, सुप्रीम कोर्ट बार की, कि जी सिंध हाउस पर जो हमला हुआ उनसे मुतल्लिक कोई अदालत का कोई फैसला, कोई डायरेक्शन, कोई हुक्मनामा आ जाए। वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बहुत बड़ा दचका होना था। ये मामला एक किस्म का डिस्पोज ऑफ हो गया जब आईजी साहब ने रिपोर्ट पेश कर दी, बता दिया एफआईआर दर्ज हो चुकी है, और ये मामला चूंकि फौजदारी साइड पे, क्रिमिनल साइड पे चल रहा है, तो ये मामला खत्म हो गया। फिर स्पीकर के इख्तियारात के मामले पर यह कहा जा रहा था, बार 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 के वकील और अपोजिशन जमातों के वकील ये बात करते रहे कि देखें जी स्पीकर ने इजलास 21 को बुलाना था, इजलास 25 को बुलाया है। एक वकील साहब ने तो कह दिया इन पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए, फारूक एच नाइक साहब ने कह दिया, जिस पर जज साहब मुस्कुरा भी दिए। और इसमें जो रिमार्क्स हैं वो बता रहे हैं कि मामलात किस डायरेक्शन में जाते नजर आ रहे हैं। फारूक एच नाइक साहब ने कहा कि स्पीकर ने इजलास 25 को बुलाया है और ये गैर आईनी है, ये 21 से कबल बुलाया जाना चाहिए था, जिस पर जनाब जस्टिस उमर बंदियाल साहब ने, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, उन्होंने कहा कि हमें ये वजूहात देखने का इख्तियार नहीं है जिनकी बुनियाद पर स्पीकर ने इजलास 21 के बजाय 25 को बुलाया है। उन्होंने कहा कि अगर आप नाखुश हैं तो आप पार्लियामेंट के अंदर आइन के मुताबिक इसकी रेमेडी हासिल करें। यानी अदालत यह कह रही है कि हम स्पीकर के इख्तियारात के मामले पर कोई बात नहीं करने जा रहे, हम इस पे कोई फैसला नहीं देने जा रहे, बल्कि ये पार्लियामेंट ही फोरम है, वहां जाकर इस पे बात करें। फिर एक और मामला, लोगों को
मुमकिना तौर पर रोके जाने के मामले पर ये तवक्को की जा रही थी, बार की जानिब से कोशिश की जा रही थी, अपोजिशन की जानिब से कोशिश की जा रही थी कि कोई फैसला आ जाए। लेकिन इस पे जो मैंने कहा कि स्मार्ट प्ले किया अटॉर्नी जनरल ने, एक तो अटॉर्नी जनरल ने डी चौक के जो होना था कोई जलसा या वहां पर कोई ऐसा इकट्ठ होना था कि वहां खुदा न खास्ता को तसादुम की कैफियत हो जाती। एक तो अटॉर्नी जनरल ने सिंध हाउस वाला मामले की मजम्मत की, बैरिस्टर अली जफर ने पीटीआई की जानिब से उस मामले की मजम्मत की, जिस पर अदालत फिर मुतमईन नजर आई। दूसरा मामला था कि लोगों को रोकने के हवाले से अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा कि हम तो इनको रोक ही नहीं रहे। इस पे सब लोग हैरान हो गए, जी अटॉर्नी जनरल साहब ये कह रहे हैं, हुकूमत ये कह रही है, तो इसका मकसद क्या था? अगर अटॉर्नी जनरल वहां खड़े होकर ये कह दें कि जी हम लोगों को रोकेंगे, ये हमारा हक है, इस पे तो अदालत ने डायरेक्शन देनी थी। वो फैसला जो था वो हुकूमत के लिए बहुत बड़ा धचका होना था, और हुकूमत ऐसा कर भी नहीं सकती देखा जाए तो।